तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में काव्यखंड पूरा मतलब खत्म करने वाले हैं। काव्यखंड में जितने भी अपने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो अपन सभी देखने वाले हैं और यह बिल्कुल सुपर फास्ट होने वाला है। बहुत ही फास्ट तरीके से अपन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे करते हैं तो आपकी वीडियो जो है बहुत लंबी हो जा रही है, जिसके कारण मतलब स्टूडेंट्स देख नहीं रहे हैं पूरी वीडियो को। तो देखिए जल्दी से अपन सुपर फास्ट रिविजन करने वाले हैं एक तरफ से, ठीक है। तो पहला अपन चैप्टर जल्दी से देख लेते हैं। पहले चैप्टर का नाम है आत्म परिचय और एक दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। इनके कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तो पहला प्रश्न है, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशय क्या है? तो जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशय सांसारिक रिश्तों और जिम्मेदारियों को निभाने से। बस आपको जो मेन पॉइंट लिखा है ना हेडिंग करके, वो आपको याद रखना, बाकी सब आप बना के लिख देना, ठीक है। यहाँ से आपको सब याद आ जाएगा। तो कवि जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशय सांसारिक रिश्तों और जिम्मेदारियों को निभाने से है। अर्थात कवि समाज से भाग नहीं रहे, बल्कि सुख दुख और संघर्षों को बोझ न मानकर प्रेम पूर्वक अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, क्यों? या फिर यह प्रश्न इस प्रकार आ सकता है पेपर में, कवि बच्चन के अनुसार नादान कौन है और क्यों है? इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट है, जल्दी से आप पूरा कर दीजिए, जिसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ दाना का अर्थ है ज्ञानी और नादान का अर्थ है मूर्ख। कवि कहते हैं इस संसार में जहाँ समझदार लोग रहते हैं वही माया मोह में फंसे लोग अज्ञानी। अज्ञानी का मतलब होता है जो क्या कहते हैं नादान लोग, यानी माया के जाल में फंसे या फिर माया मोह में फंसे अज्ञानी लोग भी, या फिर बोल सकते हैं नादान लोग भी रहते हैं। लोग सत्य जानने की बजाय धन दौलत के पीछे भागते हैं, ये उनकी क्या है? ये उनकी नादानी है, ठीक है। चलिए अगला अपन प्रश्न देख लेते हैं। निज उर के उद्गार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आने लायक है। निज उर के उद्गार मतलब होता है कवि के मन के भीतरी भाव, मन के भीतरी भाव से है, ठीक है। इसका तात्पर्य मन के भीतरी भाव से है, अर्थात कवि समाज की रीतियों पर नहीं चलते, बल्कि वे अपने दिल की खुशी प्रेम और मस्ती को दुनिया के सामने व्यक्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, कवि को यह संसार जो अपूर्ण यानी अधूरा क्यों लगता है? तो प्रेम की कमी के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम की कमी के कारण संसार जो है कवि को अधूरा लगता है, ठीक है। प्रेम की कमी के कारण, क्योंकि दुनिया अर्थात यह दुनिया सिर्फ स्वार्थ और पैसों के पीछे भाग रही है और बिना प्रेम के यह संसार कवि की कल्पना में अधूरा या फिर अपूर्ण है, ठीक है। चलिए कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है? तो प्रेम अग्नि जल रही है। कौन सी अग्नि? प्रेम अग्नि। वह क्यों व्यथित है? व्यथित मतलब चिंतित है या फिर परेशान है, तो बताइए। तो देखिए प्रेम अग्नि जल रही है जो उसे व्याकुल करती है। किसके लिए? कवि को यह संसार अपूर्ण लगता है, क्योंकि प्रेम की कमी है यहाँ पर, अर्थात यह दुनिया सिर्फ स्वार्थ और पैसों के पीछे भाग रही है और बिना प्रेम के यह संसार कवि की कल्पना में कैसा है? अधूरा है। बिना प्रेम के यह संसार कवि की मतलब उसमें कल्पना में अधूरा है, इसीलिए उनको यह इसीलिए मतलब कवि जो है परेशान है, व्यथित है। अगला प्रश्न है, शीतल बाड़ी में आग होने से क्या अभिप्राय है? तो शीतल बाड़ी में आग होने से कवि का अभिप्राय यह है कि भले ही कवि की आवाज़ जो है कोमल और शांत है, लेकिन विचारों और शब्दों में समाज की बुराइयों के प्रति विद्रोह मतलब बोल सकते हैं गुस्सा, ठीक है, समाज की बुराइयों के प्रति, और प्रिय के वियोग का गहरा दुख, यानी जो अपने उनकी प्रियतमा है वो बिछड़ गई है, बस ऐसा समझ लो आप, यानी प्रेम की आग है, ठीक है। उसकी कविता बाहर से शांत लेकिन अंदर से क्रांतिकारी विचारों और प्रिय के वियोग के प्रेम से भरी हुई है। अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लेना, नहीं तो आप हमारे नोट्स भी ले सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? तो संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल सुख दुख को एक समान मानकर पैदा किया जा सकता है, ठीक है। अर्थात जीवन में कष्टों को स्वीकार कर प्रेम के सहारे जीने से मस्ती बनी रहती है। यदि मनुष्य संतोषी स्वभाव का हो तो अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर ले तो वह दुखों को भी खुश मतलब दुख में भी खुश रह सकता है। दूसरों से प्रेम करना, वर्तमान में जीना ही मस्ती का माहौल पैदा करने का तरीका है, ठीक है। यानी आप वर्तमान में जियोगे तो मस्ती का माहौल वैसे ही पैदा हो जाएगा। अगला है अपना दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता किस विशेषता का मतलब पता चलता है? तो इस पंक्ति की आवृत्ति से समय की गतिशीलता का पता चलता है। क्या पता चलता है? समय की गतिशीलता, याद कर लो, ठीक है। अर्थात समय किसी के लिए रुकता नहीं है, बल्कि और मंजिल की तरफ बढ़ते हुए मनुष्य को यह और भी तेज बीतता हुआ महसूस होता है। यानी जो व्यक्ति मंजिल की तरफ बढ़ता है, जैसे कि अभी आपके पेपर आने वाले हैं, तो अभी भी समय जो आपके लिए बहुत ही तेजी से बीतता हुआ आपको लग रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? तो पथिक यानी यात्री जल्दी जल्दी इसीलिए चलता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं रास्ते में ही ना रह जाए, ठीक है। यानी वह इसीलिए जल्दी जल्दी चल रहा है क्योंकि उसे यह डर लग रहा है क्योंकि वह रास्ते में ही ना रह जाए,
ठीक है, क्योंकि रास्ते में रात ना हो जाए, ठीक है। और उसे अपने परिवार से मिलने की उसकी मन में तीव्र इच्छा है, जो उसे थकान के बावजूद उसे तेज चलने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। अगला अपन प्रश्न देख लेते हैं, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से जाग रहे होंगे? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, अपने माता पिता के शीघ्र लौटने की आशा में नीड़ों से जाग रहे होंगे। नीड़ा का मतलब होता है घोंसला, ठीक है। जो चिड़िया के बच्चा है वो नीड़ों से इसीलिए जाग रहे हैं क्योंकि वो अपने माता पिता के शीघ्र लौटने की इंतजार कर रहे हैं, वो मतलब उनका वेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे भूख और प्यास से मतलब व्याकुल होंगे। उनके माता पिता भी भोजन की तलाश में घोंसलों से सुबह से निकले होंगे और अपने बच्चों के लिए भोजन, दाना और ढेर सारा स्नेह लेकर जल्द ही लौट रहे होंगे। इसीलिए बच्चे जो है नीड़ों से झांक रहे होंगे। अगला अपना, चिड़िया चंचल क्यों हो रही है बताइए, या फिर चिड़िया के परों में चंचलता किस कारण आती है? तो जब जो है चिड़िया को पता चलता है चिड़िया चंचल हो रही है, क्योंकि जब उन्हें याद आता है चिड़िया को कि उनके भूखे प्यासे बच्चे घोंसलों में उनका इंतजार कर रहे हैं, तो उनके ममता वात्सल के कारण उनके पंखों में तेज उड़ान आ जाती है। तुमको पता है माँ का हृदय तो वैसे ही वात्सल्य से और प्रेम से भरा होता है, ठीक है। और कौन सा प्रश्न जो है कवि के पैरों को शिथिल कर देता है? तो मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, यह जो प्रश्न है वो कवि की जो पैरों को शिथिल यानी धीमा कर देता है, कवि की गति को धीमा कर देता है। यह प्रश्न कवि के पैरों को शिथिल कर देता है, अर्थात कवि के मन में विचार आता है कि उसकी प्रतीक्षा में कोई भी व्याकुल नहीं होगा, उसका इंतजार कोई नहीं कर रहा होगा। इसी अकेलेपन के एहसास के कारण मन में उसके निराशा आ जाती है कवि के, एवं उसका मन उदास हो जाता है और उसके बढ़ते कदम कैसे पड़ जाते हैं? शिथिल पड़ जाते हैं, यानी धीमे पड़ जाते हैं। जल्दी से नेक्स्ट अपना प्रश्न देख लेते हैं, कवि, बच्चन और संसार में क्या भिन्नता है? बहुत फास्ट देखने वाले हैं। कवि और संसार के बीच कोई मेल नहीं है, ध्यान रखना। कवि, क्योंकि कवि जो है प्रेम के भूखे और संसार जो है यहाँ पर पैसों के भूखे बताया गया है। तो मतलब कवि और संसार के बीच कोई मेल नहीं है। कवि कहते हैं मैं और जग और कहाँ का नाता, यानी मैं कहाँ और जग कहाँ, मतलब मेरा कोई मेल नहीं है जग के साथ, यानी उनका और दुनिया का रास्ता बिल्कुल कैसा है, अलग है। यानी संसार बाहरी चमक धमक और धन को महत्व देता है, जबकि कवि अपनी आंतरिक भावना और प्रेम को महत्व देती है। यह संसार स्वार्थी है और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए यानी दौलत के पीछे, धन दौलत के पीछे भागता है। इसके विपरीत जो कवि के लिए प्रेम ही सर्वोपरि है, जो कवि है उसके लिए प्रेम ही सबसे ऊपर है। वे दुनिया की परवाह किए बिना अपनी मस्ती और प्रेम में डूबे रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। अब देख लेते हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है जो लिखा है अपना आलोक धनवा ने, पतंग नाम है चैप्टर 2 का। आलोक धनवा इसके कवि है। तो पतंग के बारे में कवि क्या बताता है? तो कवि पतंग के बारे में क्या बताता है? बच्चों की उमंगों और बाल सुलभ इच्छाओं का प्रतीक बताता है। पतंग को क्या बताता है? बच्चों की उमंगों और बाल सुलभ इच्छाओं का प्रतीक बताता है, अर्थात यह दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है पतंग, जो बच्चों के सपनों की तरह आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहती है, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लेना। अगला है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? तो आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मन में मुक्त होकर उड़ने के ख्याल आते हैं। ऐसा लगता है, अर्थात मन करता है कि हम भी पतंग की तरह खुले आकाश में उड़ें और अपनी सारी चिंताओं को भूल जाएं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कवि आलोक धनवा के अनुसार बच्चों की दुनिया कैसी होती है? तो कवि आलोक धनवा के अनुसार बच्चों की दुनिया निडर, लचीली और सपनों से भरी होती है, अर्थात वे कपास की तरह कोमल होते हैं, रुई की तरह कोमल होते हैं, लेकिन छतों के खतरनाक किनारों पर भी बिना किसी डर के दौड़ते हैं। भले ही वह कोमल होते हैं, लेकिन छतों के किनारे पर जब वे पतंग उड़ाते हैं तो बिना किसी डर के उड़ाते हैं और बिना किसी डर के दौड़ते हैं। इसीलिए बच्चों को निडर कहा गया है, लचीली और सपनों से भरी कहा गया है बच्चों की दुनिया को। अगला अपना, पतंगों के साथ बेबी उड़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? तो पतंगों के साथ बेबी उड़ रहे हैं का अर्थ है बच्चों का मानसिक एकाग्र होना, यानी बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते इतना खो जाते हैं, इतने एकाग्र हो जाते हैं, उनका शरीर तो जमीन पर होता है लेकिन उनका मन पतंग के धागे के साथ खुशी से आकाश में उड़ रहा होता है, यानी आकाश में विचरण कर रहा होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं चैप्टर अपना 3 है, जल्दी से देखते हैं। बात सीधी थी पर कविता के बहाने कुंवर नारायण इसके कवि हैं। अगला अपन देख लेते हैं प्रश्न, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या तात्पर्य है? तो देखो, भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय अपनी बात को सरल, सहज और स्वाभाविक शब्दों में कहना, यानी अपनी बात को सरल तरीके से कहना, अर्थात हमें अपनी बात को घुमा फिरा कर कठिन शब्द का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि सीधी तरीके से कहना चाहिए ताकि बात का अर्थ स्पष्ट रहे। इसी को भाषा को सहूलियत से बरतने के लिए कहा गया है, यानी अपनी बात को इस प्रकार रखें कि सबको समझ में आ जाए, ठीक है, घुमा फिरा कर बात ना कहें,
ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं। कभी की जो बात है पाठ के अनुसार वो किसके चक्कर में फंस गई, तो कवि की बात जो है उल्टा सीधा घुमाने के चक्कर में फंस गई, यानी कवि की बात दिखावे और कठिन भाषा के चक्कर में फंस गई। कवि ने अपनी साधारण सी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए क्या किया, कठिन शब्दों का प्रयोग किया, जिससे बात का असली मतलब ही खो गया और बात पेचीदा मतलब बात कैसी हो गई, जटिल हो गई, कठिन हो गई। अगला प्रश्न है, उड़ने और खिलने से कविता का क्या संबंध है। तो देखिए, उड़ने और खिलने से कविता का यह संबंध है कि चिड़िया और फूल दोनों सीमित हैं। चिड़िया और फूल क्या दोनों सीमित होते हैं, जबकि कविता जो है असीमित होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि चिड़िया की उड़ान और फूल का खिलना एक समय बाद बंद हो जाता है, लेकिन कविता की कल्पना कविता की उड़ान और उसका आनंद हमेशा बनाए रहता है, कभी बंद नहीं हो सकता। आप सभी को पता है चिड़िया भी उड़ेगी तो लिमिट में उड़ेगी, और फूल भी खिलेगा तो वह शाम को मुरझा जाएगा, लेकिन कविता कभी नहीं मुरझाती है, कविता हमेशा आनंद देती रहती है। समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है, बिना मुरझाए महकाने के माने क्या होते हैं। तो इसका मतलब बिना मुरझाए महकाने के माने बिना मुरझाए महकाने के माने यानी कालजयी होना। मतलब कविता जो है बिना मुरझाए भी महकती, बिना मुरझाए हमेशा महकती रहती है। जैसे कालजयी का मतलब होता है हमेशा रहना, जो हमेशा रहती है, हमेशा खिली रहती है। अर्थात फूल तो सुबह खिलकर शाम को मुरझा जाता है, लेकिन कविता के भाव और उसका आनंद कभी पुराने नहीं होते। वह सदियों तक पाठकों को, यानी जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको आनंद देती है, खुशबू देती है। ठीक है, तो कविता कभी मुरझाती नहीं है, कविता कालजयी होती है। अगला, सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो सब घर एक कर देने के माने भेदभाव मिटा देना। अर्थात जैसे बच्चे खेल में अपने परायों का भेद भूलकर सभी घरों में चले जाते हैं, वैसे ही कविता भी हर धर्म, जाति और वर्ग के लोगों को समान रूप से आनंद देती है। कविता ये नहीं देखती कि इस जाति का, इस वर्ग का है। अगला अपन देख लेते हैं, चैप्टर 4 है, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सिंह। ठीक है, तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता क्या कहना चाहती है। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता मीडिया की क्रूरता और संवेदनहीनता पर व्यंग करना चाहती है। क्या करना चाहती है, व्यंग करना चाहती है क्रूरता और संवेदनहीनता पे। अर्थात कवि बता दे कि टीवी चैनल वाले अपने कार्यक्रम को बिकाऊ बनाने के लिए किसी भी लाचार व्यक्ति के दुख दर्द को भी तमाशा बना देते हैं। अगला प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति में क्या व्यंग है। तो इसमें व्यंग है अहंकार पर व्यंग है। क्या है, अहंकार का व्यंग है। अर्थात मीडिया वाले खुद को इतना शक्तिशाली समझते हैं कि भी किसी भी व्यक्ति को कैमरे के सामने रुला सकते हैं और उसके दर्द को बेचकर टीआरपी कमा सकते हैं। अगला अपन देख लेते हैं, चैप्टर 5 ऊषा। चैप्टर 5 ऊषा, शमशेर बहादुर सिंह इस चैप्टर के कवि हैं। भोर का नभ कैसा था। नभ मतलब होता है आकाश। सुबह सुबह का आकाश कैसा था, तो राख से लिपे हुए चौके के समान था। कैसा था, राख से लिपे हुए चौके के समान, अर्थात वह गहरा नीला, मटमैला और नमी से भरा हुआ था। ठीक है, अगला है, भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया है। तो भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका इसीलिए कहा गया है क्योंकि सुबह के आकाश में ओस की नमी यानी गीलापन होता है, और उसका रंग ठीक वैसा ही होता है, राख जैसा मटमीला स्लेटी होता है। ठीक वैसे ही जैसे गांव में सुबह सुबह रसोई को राख और पानी से लीपा जाता है, यानी बिल्कुल राख के चौके जैसा होता है। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं, राख से लिपा हुआ चौका से क्या तात्पर्य है। तो राख सुबह की ताजगी और पवित्रता से है। ठीक है, राख से लिपे हुए चौके का मतलब है सुबह की ताजगी और पवित्रता से है, अर्थात गांव की सुबह की स्वच्छता और नमी को दर्शाता है राख का लिपा हुआ चौका। अगला अपन देख लेते हैं, प्रातःकालीन आकाश का रंग कैसा था। तो प्रातःकालीन आकाश का रंग गहरा नीला और मटमैला था, यानी या फिर आप ऐसे बोल सकते हो नीला शंख जैसा पवित्र और राख जैसा मटमैला था। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं, शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के कवि थे। तो दूसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। अगला अपन देख लेते हैं, सूर्योदय होने पर उषा का कौन सा जादू टूट जाता है। उषा का जादू कौन सा टूट जाता है। तो सूर्योदय जैसी होता है, आसमान में पल पल बदलते रंगों का आकर्षण ही क्या है, जादू होता है। जैसे सुबह के टाइम में मटमैला दिखाई देता है, फिर जैसे ही और सुबह होती 6 बजे के टाइम पे आकाश नीला दिखाई देता है। जैसे ही सूर्योदय होता है तो पूरे में वाइट हो जाता है, यानी पल पल बदलते रंगों का आकर्षण ही सूर्य क्या है, जादू है। और सूर्य के निकलते ही वह लालिमा स्लेटी जैसा रंग खत्म हो जाता है और चारों ओर सफेद रोशनी फैल जाती है, जिससे वह जादू क्या होता है, टूट जाता है उषा वाला। ठीक है, उषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है, बताइए। तो गांव की शोभा बताई गई जीवंत और कामकाज से भरी बताई गई है। जीवंत और कामकाज से भरी, बस ये पॉइंट आपको याद करना है, जीवंत और कामकाज से भरी बताई गई है। अर्थात कविता में सिल, स्लेट, चौका जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रयोग दर्शाता है कि गांव की सुबह कामकाज और गतिशीलता से भरी होती है। चलिए, अध्याय 6 जो बादल राग है उसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
चलिए, बादलों को विप्लव के बादल क्यों कहा गया है? तो बादलों को विप्लव के बादल यानी क्रांति लाने वाला इसीलिए कहा गया है। विप्लव के बादल मतलब क्रांति लाने वाला बादल इसीलिए कहा गया है क्योंकि बादल क्रांति के प्रतीक होते हैं। जैसे बादल गर्जना करके बारिश लाते हैं और पुरानी व्यवस्था को बदलकर नई हरियाली लाते हैं, नया सब कुछ नया नया कर देते हैं, वैसे ही क्रांति होती है। जो कि क्रांति होती है ना, वो समाज में शोषण को मिटाकर गरीबों को क्या देती है? सुख देती है। अगला प्रश्न है, बादलों के मध्य समीर सागर पर किस प्रकार तैरती है? बादलों के मध्य समीर सागर पर किस प्रकार तैरती है? तो बादलों के मध्य समीर सागर पर अस्थिर सुख और दुख की तरह, छाया की तरह तैरती है। कैसे? अस्थिर दुख, सुख पर दुख की छाया की तरह। अस्थिर जो सुख होता है, जो मतलब अस्थिर कुछ पल के लिए सुख होता है, उस पर दुख की छाया की तरह तैरती है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि अमीरों का सुख कैसा है? अस्थायी है, यानी परमानेंट नहीं है, और उस पर हमेशा क्रांति की डर की परछाई बनी रहती है, मंडराती रहती है, दुख की छाया। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, कवि पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पर दुख की छाया बादलों को कहा गया है। किसे कहा गया है? बादलों को। और यह किस पर पड़ता है? अमीर लोगों को। अमीर लोगों का सुख अस्थिर है, क्योंकि क्रांति कभी भी उनके वैभव को नष्ट कर सकती है और शोषित वर्ग का भला कर सकती है, यानी शोषित वर्ग मतलब गरीबों का भला कर सकती है। ठीक है, अगला अपना दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो दुख की छाया क्रांति के डर को कहा गया है। किसे कहा गया है? दुख की छाया क्रांति के डर को कहा गया है, क्योंकि अमीर लोग जो होते हैं हमेशा डरे रहते हैं कि यदि गरीब जाग जाएगा और उनकी संपत्ति, तो उनकी क्या हो जाएगी? संपत्ति छिन जाएगी। यही डर उनके सुखों को यही डर जो है उनके सुखों पर हमेशा छाया रहता है अमीर लोगों के। अगला है, असनीपात से स्थापित उन्नत सतवीर संकेत किसकी ओर है? तो बताइए, इस पंक्ति में संकेत बड़े अहंकारी पूंजीपतियों यानी शोषक वर्ग की ओर है। जो गरीबों का शोषण करते हैं उनकी ओर है। जो बड़े अहंकारी और पूंजीपति लोग हैं उनकी ओर संकेत है। कभी कहते हैं कि जैसे बिजली यानी असनपात का मतलब होता है बिजली। जैसे बिजली हमेशा ऊंची चोटियों यानी अमीरों पर गिरती है, ऊंची चोटियों पर गिरती है, वैसे ही क्रांति आने पर क्या होता है? सबसे पहले अमीरों का ही नाश होता है, उन्हीं का नाश होता है। किसका? जैसे बिजली जो है ना, बिजली जो है सबसे ऊंची चोटी पर गिरती है, वैसे ही जब क्रांति आती है जब तो अमीरों का ही नाश होता है। ठीक है, इसीलिए अमीर डरे रहते हैं क्रांति के डर से। अगला अपना, बादलों के आने से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो बादलों के आने से प्रकृति में निम्न परिवर्तन होते हैं, अर्थात पृथ्वी के पेट में सोए हुए बीज जाग जाते हैं, बिजली कड़कती है, छोटे पौधे खुशी से झूम उठते हैं, तपती धरती शांत होती है, दबे हुए अंकुर फूटने लगते हैं। अगला प्रश्न, अगला चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर 7 है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप और कवितावली। गोस्वामी तुलसीदास कवि हैं। तो प्रश्न अपना, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? तो हनुमान जी गए थे। सही आंसर हो जाएगा इसका हनुमान जी। ठीक है, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब। ठीक है, वानरों की व्याकुलता के 2 कारण लिखिए। तो हनुमान जी के लौटने में देरी और सूर्योदय होने का डर, ये 2 कारण आप लिख सकते हो। श्री राम का मनुष्य की तरह विलाप यानी रोते हुए देखकर वह व्याकुल हो रहे थे वानर। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं, तुलसी को हाय हाय करने की नौबत क्यों आई? तो तुलसी को भयंकर गरीबी और बेरोजगारी के कारण, किसके कारण? भयंकर गरीबी और बेरोजगारी के कारण हाय हाय करने की नौबत आई। अर्थात अकाल और भयंकर गरीबी के कारण लोगों के पास कोई काम नहीं था, जिससे गरीबी रूपी रावण यानी दारिद्र दशानन ने सबको सता रखा था। अगला है, भाई लक्ष्मण के बिना श्री राम का जीवन, श्री राम को अपना जीवन कैसा लगता है? तो भाई लक्ष्मण जी के बिना श्री राम को अपना जीवन पंख के बिना पक्षी जैसा, जिस प्रकार बिना पंख का पक्षी होता है और बिना सूंड का हाथी होता है, सूंड के बिना हाथी जैसा, यानी बिना मणि का सर्प होता है, मणि विहीन सर्प जैसा लगता है। अर्थात वे कहते हैं लक्ष्मण के बिना मेरा जीवन शक्तिहीन यानी व्यर्थ है। तुलसीदास जी को अपने किस नाम पर गर्व था और क्यों था? तो तुलसीदास जी को अपने राम का गुलाम कहलाने पर गर्व था, यानी राम का सेवक या फिर राम का कुकुर भी कहलाने पर गर्व था, क्योंकि वे कहते थे भी किसी के टुकड़ों पे नहीं पलते हैं। उन्हें बस इस बात की परवाह नहीं कि दुनिया उन्हें धूर्त कहे या फिर पाखंडी कहे। तुलसीदास को इस बात की परवाह नहीं है। अगला अपन देख लेते चैप्टर 8, जल्दी से देख लेते, गजल और रवैया फिराक गोरखपुरी। खुद का पर्दा खुलने से क्या आशा है? तो खुद का पर्दा खुलने से अपनी पोल खोलना बस। जैसे मान लो
निंदा करने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी ही बुराई जग जाहिर करना है खुद का पर्दा खोलना। जो व्यक्ति दूसरों की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, वो तो अपने आप में होशियार समझते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है उनकी खुद का पर्दा खुल जाता है, मतलब उसकी बुराई जो है जग जाहिर होती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपनी छोटी सोच और ईर्ष्या को प्रकट कर देता है दूसरों के सामने। दूसरों की निंदा करना अपनी ही कमियों का पर्दा खोलना होता है, जिसे ही अपन खुद का पर्दा खोलना कहते हैं। ठीक है, अपनी ईर्ष्या और जलन को दिखाकर अपनी घटिया चरित्र दुनिया के सामने लाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, समझ गए। अगला अपना, आंगन में कौन खड़ी है, वह क्या लिए हुए है। तो सिंपल है, आंगन में माँ खड़ी है, माँ। ठीक है, वह किसी लिए अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए हुए है, अर्थात माँ अपने बच्चे को प्यार से हाथों में झुला रही है और खिला रही है। ठीक है, याद कर लेना। माँ जो है दर्पण किसे देती है और उससे क्या कहती है। माँ दर्पण अपने बच्चे को देती है और उससे कहती है, देख इसमें चांद उतर आया है। समझ रहे हो, वह प्रतिबिंब दिखाकर बच्चों को बहलाती है, अर्थात बच्चा शीशे में अपना चेहरा देखकर खुश हो जाता है और माँ उसे प्यार से निहारती है। अगला अपन देख लेते हैं, कभी चुपके चुपके क्यों रोता है। तो कभी चुपके चुपके इसीलिए रोता है क्योंकि उसे विरह यानी बिछड़ने का गहरा दुख है। वह नहीं चाहता कि दुनिया उसका पर्दा देखे, उसका दर्द देखे या उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाए, इसीलिए कभी जो है चुपके चुपके रोता है। यानी कभी को दुख है, किसी से बिछड़ने का गहरा दुख है और वह नहीं चाहता कि उसका दुख कोई देखे, दुनिया देखे, इसीलिए जो कवि है वो चुपके चुपके ही रोता है। अगला जो शायर है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह क्या कहकर भाव व्यक्त करना चाहता है। जो कवि है ना, कवि शायर है, वो राखी के लच्छे को बिजली की तरह क्यों कह रहा है, इसका भाव क्या है। तो शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर भाई बहन के प्रेम की पवित्रता और उज्ज्वलता का भाव व्यक्त करना चाहता है। क्या, भाई बहन के प्रेम की पवित्रता और उज्ज्वलता का भाव व्यक्त करना चाहता है, अर्थात वह राखी की चमक को बिजली जैसा बताकर भाई बहन के रिश्तों की पवित्रता और सावन के महीने की सुंदरता को व्यक्त करना चाहता है। जैसे काले बादलों में बिजली चमकती है, वैसे ही यह राखी का धागा भी भाई के जीवन में चमकता हुआ अटूट बंधन है जो कभी नहीं टूटता। अगला अपना लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 9, बस अपना खत्म हो गया, जल्दी से देख लो। छोटा मेरा खेत, उमा शंकर जोशी। ठीक है, अगला है छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अधड़ और बीज का क्या अर्थ है। तो अधड़ का अर्थ है भावनात्मक आवेग यानी भावनाओं का तूफान। ठीक है, और बीज का अर्थ क्या बताएगा, विचार या शब्द से है, अर्थात कवि का मानना है कि भावनात्मक आवेग से कवि के मन में एक विचार उदित होता है, एक विचार उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, कविता का जन्म होता है। अगला अपना प्रश्न है, कवि अपने खेत में कौन सा बीज बोया था। कवि ने अपने खेत में तो शब्द रूपी बीज बोया था, अर्थात उन्होंने अपनी कल्पना के खाद पानी से शब्दों को सींचा, जिससे कविता की फसल तैयार हुई। यानी कवि पहले कल्पना करेगा, पहले सोचेगा और फिर क्या करेगा, कल्पना करेगा और फिर शब्दों को लिखेगा उस मतलब पेज पर। वही क्या है, फसल है कवि की। एक कवि की फसल क्या होती है, उसकी कविता, उसकी जो होता है वो लिखता है काव्य, वही होता है। छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। तो देखिए, छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना कहने में यह अर्थ निहित है कि जैसे कोई किसान अपने खेत में बीज की बुवाई करके बीज बोता है, मेहनत करके फसल उगाता है, वैसे ही कभी भी अपने चौकोर कागज के पन्ने रूपी खेत पर विचार रूपी बीज को बोकर, विचार या फिर शब्द रूपी बीज जब लिखता है पन्ने पर, कल्पना रूपी खाद पानी देकर, कल्पना रूपी खाद पानी मतलब वह जब सोचता है, कल्पना करता है और जब वह बीज मतलब बोता है, बीज मतलब होगा शब्द, जब वो पेज पर लिखेगा शब्द तो क्या होता है, रचनाएं, तब वह अपनी रचनाएं उगाता है, यानी तब उस पर कविता बन जाती है। जैसे लिखेगा तो कविता बन जाएगी। शब्द रूपी अंकुर फूटने से कवि का क्या है, जल्दी से बताइए। तो शब्द रूपी अंकुर फूटने से कवि का अभिप्राय कविता का आकार लेना या रचना का आरंभ होना, कविता का आकार लेना या फिर रचना का आरंभ होना, यानी जो कविता है उसका प्रारंभ होना शब्द रूपी अंकुर फूटने से इसका तात्पर्य है। ठीक है, कविता शब्द रूपी अंकुर फूटने से तात्पर्य है रचना का आरंभ होना, यानी कविता का आरंभ होना, अर्थात जब कवि के मन के विचार या भाव शब्दों का रूप लेकर कागज पर लिखे जाने लगते हैं और वह कल्पना का सहारा लेकर शब्दों में ढलने लगते हैं, तो वह कविता की शुरुआत यानी अंकुर फूटना होती है। उसे ही अंकुर फूटना कहते हैं, शब्द रूपी अंकुर फूटना। अगला है कवि ने खेत की तुलना कागज से ही क्यों की है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने खेत की तुलना कागज से क्रम की समानता के कारण की है।
किससे की है? कर्म की समानता के कारण। यानी जैसे खेती वाला लोग होता है, किसानी लोग होते हैं, उसकी भी मतलब वही होती है, जैसे खेत में अनाज पैदा होता है ना, वैसे ही कागज पर कविता पैदा होती है जो लोगों की आत्मा को आनंद रूपी रस प्रदान करती है। अगला अपन देख लेते हैं पांति बदी। तो पांति बदी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो देखिए पांति बदी कवि का तात्पर्य है, कविता यदि कविता के माध्यम से बताया जाए तो आकाश में कतारबद्ध लाइन में उड़ते हुए बगलों से है। किससे? आकाश में कतारबद्ध लाइन में उड़ते हुए बगलों से है। या फिर पांतिवदी का आशय जिस प्रकार मतलब आकाश में बगुले एक लाइन में उड़ते हैं, एकजुट होकर चलते हैं, वैसे ही कवि का मतलब है अपन भी एक सूत्रबद्ध मतलब एक सूत्र में बंधे होकर रहे, हमेशा अलग ना हो, जो अपनी सुंदरता से कवि का मन मोह लेते हैं। यानी वैसे कविता के अनुसार एक तो अर्थ अपना ये हो सकता है आकाश में कतारबद्ध और उड़ते हुए बगलों से है, यानी जो आकाश में कतारबद्ध एक ही लाइन से बगले उड़ रहे हैं उनसे कवि का पांतिवदी का आशय है। ठीक है, और एक तो एकता का सूत्र हो सकता है दूसरा अर्थ। ठीक है, कवि का जो अपनी सुंदरता से कवि का मन मोह लेते हैं, अर्थात कवि को काले बादलों से भरे आकाश में सफेद बगलों की सीधी पंक्ति जो है बहुत सुंदर और मनमोहक लगती है। तो यह हो गया अपने पूरे क्या कहते हैं काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जितने भी अपने काव्य खंड के ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो पूरे हमारे नोट्स तो आप ले सकते हो। नंबर है अपना 7400690998 7400690998। मात्र आपको 100 रुपये में नोट्स मिल जाएंगे। देखो 100 रुपये में हिंदी के नोट्स तो मिल ही जाएंगे पूरे, काव्य खंड से लेकर निबंध तक पूरे। और ध्यान रखना इसके साथ आपको अभी हमने ऑफर लगा रखा है, आपको ऑल प्रश्न बैंक मिल जाएंगे ऑल सब्जेक्ट की, यानी हिंदी इंग्लिश मैथ्स, अगर जिसके पास मैथ है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या फिर मैथ या फिर आपका ठीक है वो मैथ बायोलॉजी केमिस्ट्री वाले, ठीक है, और फिजिक्स वाले। ठीक है, मतलब इस सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक फ्री मिल जाएंगी। और यदि आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हो तो आपको 100 रुपये के साथ नोट्स मिल जाएंगे और हिंदी और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी, प्रश्न बैंक मिल जाएगी। यदि आप लेना चाहते हो तो अभी ऑफर काफ़ी कम समय के लिए 1-2 दिन चलेगा बस, तो प्लीज़ आप जल्दी ले सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो चलेगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।